स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लड में जो हीमोलाइसिस हो जाता है उसका मतलब क्या होता है और क्यों होता है, इसके पीछे कारण कौन कौन से होते हैं, इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे और इसके कारण आपके टेस्ट में इफ़ेक्ट क्या होगा, आपके टेस्ट के कौन कौन से वॉल्यूम है जो बढ़ेगा या घटेगा इसके कारण से। फॉल्स रिपोर्ट आपके आ सकते हैं, आपकी रिपोर्टिंग गलत हो सकता है, एक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं होगी। इसीलिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम हीमोलाइज ब्लड को क्यों अवॉइड करते हैं, इससे टेस्ट परफॉर्म क्यों नहीं करते हैं। जैसे कि पिक्चर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होंगे, दो टेस्ट ट्यूब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। एक ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप सीरम का कलर देखेंगे और यहाँ पर आप सीरम का कलर देखेंगे। ये दोनों वायल हैं, इसमें सीरम सेपरेट है, ठीक है। तो चाहे वो प्लाज्मा हो या सीरम हो, तो ये दोनों जो कलर आपको देखने को मिल रहा होगा, जो सही सीरम का कलर होता है वो इस तरीके से, ठीक है। आपको येलो इस कलर में दिखाई दे रहा होगा। और जो हीमोलाइज हो चुका है ये रेड कलर में आपको सीरम दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये इस तरीके से ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये हम नहीं लगाते हैं टेस्ट इस तरीके का। अगर सीरम कोई आता है तो हम इससे सैंपल को रन नहीं करते हैं, क्योंकि फॉल्स रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलता है। तो करेक्ट जो सीरम होता है इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब हम समझ लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। कंप्लीट आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत मेहनत लगता है एक क्लास आपको तैयार करने में, इसलिए आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और अच्छे कमेंट्स करें अगर कोई सवाल है तो वीडियो देखने के बाद। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन देखने को मिल रहा होगा कि हीमोलाइसिस का मतलब, हीम का मतलब तो ब्लड होता है, लाइसिस का मतलब टूटना होता है, ठीक, सिंपल। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल है, आपके रेड ब्लड सेल का टूटना क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस कहलाता है। जब रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं तो ये हीमोलाइसिस की कंडीशन आ जाता है। अब रेड ब्लड सेल्स बहुत सारे कारण से हो सकता है कि वो टूट रहे हों, ठीक। लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे कि जब हम लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, तो ये फ्लूइडोटोमी का एक पार्ट होता है। जब हम ब्लड को कलेक्शन करते हैं उस समय और ब्लड कलेक्शन करने के बाद जब हमारे पास सैंपल आता है उस दौरान, ये प्री एनालिटिकल के पार्ट में आते हैं, जब आप पढ़ते होंगे, ठीक है। तो वो बात में हम बताएंगे, उसको डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब आप ब्लड लेते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है जिसके कारण ये हीमोलाइज ना हो, और ब्लड लेने के बाद भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये हीमोलाइज हो सकता है, ठीक है। सिंपल, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसमें हीमोलाइज का कारण कौन कौन सा है, ये हीमोलाइज कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम समझ जाएंगे कि ये सारे पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वो पॉइंट अगर आपने कवर कर लिया आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं उस दौरान, तो आपके बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही होता है कि कलेक्शन, सबसे पहला काम आपका कलेक्शन पे आता है। और कलेक्शन जब आप करते हैं तब सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आप नीडल सेलेक्ट करते हैं। आप जो साइट है कि कलेक्शन साइट आप कहाँ से करने वाले हैं, उसके बाद टर्निक्यूट बेल्ट लगाते हैं, अच्छे तरीके से उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं उस एरिया को। देन उसके बाद आप पिस्टन चेक करते हैं आपके निडल का। तो इस तरीके से कलेक्शन वाला पूरा प्रोसेस मेरे मेन चैनल, इसी चैनल पर बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं बाद में जा कर के किस तरीके से कलेक्शन का प्रोसेस तैयार किया जाता है। लेकिन जब हम कलेक्शन करते हैं तो सबसे पहला चीज़ देखिए, इनकरेक्ट निडल साइज। अगर आपके निडल का साइज जो है वो इनकरेक्ट है, तो जैसे आप ब्लड कलेक्शन करते हैं तो ब्लड कलेक्शन के लिए आप साधारणतः 20 से लेकर 23 तक गेज की निडल आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा गेज की आपने, मान लो कि बात 25 गेज का अगर आपने निडल इस्तेमाल किया है, तो स्वाभाविक बात है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका ब्लड हीमोलाइज हो जाएगा। तो ये एक कारण है। उसके बाद इम्प्रॉपर ट्यूब मिक्सिंग, आप मिक्सिंग जब करते हैं ट्यूब में, ठीक है, ब्लड लेने के बाद, तो इम्प्रॉपर तरीके से करेंगे तो उसके कारण भी आपका ब्लड हीमोलाइज हो सकता है। उसके बाद इनकरेक्ट फिलिंग ऑफ ट्यूब, जैसे आपका ये ट्यूब है, ट्यूब में जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, जब ब्लड को आप ट्रांसफ़र करते हैं तो इनकरेक्ट तरीके से आप ट्यूब को फिल करेंगे, ठीक है। पिस्टन जब आप यहाँ पर डालेंगे ब्लड को, तो प्रेशर से जब आप डालेंगे, हो सकता है आपने निडल नहीं निकाला, बिना निडल निकाले आप प्रेशर से ब्लड को, आप ये ट्यूब को फिल कर रहे हैं, तो इसके कारण भी हीमोलाइज हो सकता है। या आपने निडल निकाल लिया फिर भी आप बहुत जल्दीबाजी में हैं और ब्लड आपने पूरा फोर्स लगा करके और तेज़ी से आपने इसमें
फिल कर दिया ट्यूब को, तो इस कारण से भी हीमोलाइज हो सकता है। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ हैं जिसके कारण आपका ब्लड हीमोलाइज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिव सक्शन, इसका मतलब होता है जो पिस्टन होता है, ठीक है, जो निडल निडल सिरिंज जो होता है उसका पिस्टन होता है। तो ये पिस्टन जो होता है, इस पिस्टन को आपने क्या कर लिया, जैसे ही आपने निडल प्रिक किया और इस पिस्टन को आपने यहाँ तक बिल्कुल तुरंत खींच लिया जैसे ही आपने किया, ठीक है। आपने धीरे धीरे खींचना है ताकि जैसे जैसे ब्लड आता है वैसे वैसे आपको पिस्टन को पीछे खींचते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता। एकदम से आपने 5 ml का ब्लड लिया, 5 ml का सिरिंज आपने लिया और 5 ml तक पिस्टन को जैसे ही नीडल प्रिक किया और 5 ml तक आपने पीछे खींच लिया। इसके कारण क्या होगा, प्रेशर से यहाँ पर वैक्यूम प्रेशर बन जाएगा और आपका ब्लड जो है तेज़ी से इधर आएगा। तो इसके कारण क्या होगा, आपका ब्लड हीमोलाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रोलॉन्ग टर्निक्यूट, तो आपने टर्निक्यूट बेल्ट बांधा है और बहुत लंबे समय तक आपने बांध कर रखा है, इसके कारण भी हो सकता है। डिफ़िकल्ट कलेक्शन, ठीक है, तो आप कलेक्शन बार बार कर रहे हैं, उसी निडल से आप पंक्चर कर रहे हैं अलग अलग रीजन में और बार बार सक्शन खींच रहे हैं पिस्टन को बाहर अंदर बाहर कर रहे हैं, तो उसके कारण से भी ये हीमोलाइज हो सकता है, ठीक। उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक जो होते हैं, अलग अलग सैंपल के टेक्निक होते हैं, तो उसके वजह से भी हो सकता है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जब सैंपल कलेक्शन के टेक्निक्स में बताऊंगा, उसके ऊपर जब लेक्चर आएगा तो इसमें डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अब आपने ये ब्लड लेने वाले सारे चीज़ें हो चुका, आपने कर लिया, उसके बाद क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और सैंपल ट्रांसपोर्ट, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, सैंपल को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण से क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन आप किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत मायने रखता है कि आपका ब्लड हीमोलाइज होगा या नहीं होगा। आप ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आपको मेंटेन करना है, अगर आपने वो मेंटेन नहीं किया तो उसके वजह से भी ये सैंपल आपका हीमोलाइज हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन की हम बात कर लें, सेंट्रीफ्यूज जितने आरपीएम पे आपको करना है उतने में ही करना है। अगर आपने हाई स्पीड में कर दिया, ठीक है, तो आपका सैंपल क्या हो जाएगा, हीमोलाइज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर समय से पहले आपने सेंट्रीफ्यूज कर दिया तब भी चांसेस हो जाते हैं, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इनएप्रोप्रिएट पंक्चर साइट, वही चीज़ मैंने आपको बता दिया, आपने पंक्चर साइट सही से सेलेक्ट नहीं किया और उल्टा सीधा आपने ब्लड कलेक्ट कर लिया तब भी हीमोलाइज हो सकता है। उसके बाद इम्प्रॉपर निडल प्लेसमेंट, वही मतलब हो गया कि आपका निडल अच्छे तरीके से प्रॉपर वेन में नहीं गया है, तो उसके वजह से भी हो सकता है। अंडर फिलिंग ऑफ ट्यूब, उसके अलावा एक्सेसिव शेकिंग ऑफ स्पेसिमेन, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये वाला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। अगर आपने ब्लड तो ले लिया, आपने ट्यूब में ब्लड भी ले लिया, अच्छे से ट्रांसफ़र भी कर दिया जो जो चीज़ें मैंने बताया, लेकिन आपको अब जैसे एंटीकोगुलेंट वाले वायल हैं, हाँ ठीक है, जो प्लेन वायल है उसको तो आपको सेक नहीं करना है, इसको वैसे का वैसे आपको स्टैंड में रख देना है। लेकिन जो एंटीकोगुलेंट वाले वाइल आपके होते हैं उसको क्या करना रहता है, आपको मिक्स करना रहता है, ताकि जो एंटीकोगुलेंट है उसमें वो ब्लड प्रॉपर तरीके से वो मिक्स हो जाए, ताकि आपका ब्लड क्या नहीं हो, क्लॉट नहीं हो, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉपर मिक्स करना पड़ रहता है। जैसे कि आपने ईडीटी वाइल में ले लिया ब्लड, अब आपको क्या करना है, उस ब्लड सैंपल जो लिया है आपने ट्यूब में उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। तो मिक्स करने का एक तरीका भी होता है, अगर आपने गलत तरीके से मिक्स कर दिया, बहुत तेज़ी से आपने मिक्स कर दिया, इसको सेक कर दिया, तो उसके वजह से भी आपका ब्लड हीमोलाइज हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है। अगर आपने हाई टेम्परेचर पे ब्लड को रखा हुआ है, ठीक है, बहुत देर तक, और उसके बाद टेम्परेचर आपने मेंटेन नहीं किया है, तब भी आपका ब्लड हीमोलाइज हो सकता है। तो ये तो रीज़न हो गए। देखिए अब इसी में आपको वो चीज़ भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई, अगर ये मालूम चल गया आपको कि हीमोलाइज होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो ये तो हमारा टेक्निक्स के ऊपर है कि हमारे टेक्निक्स ये ब्लड लेते समय और लेने के बाद आपको कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण आपका ब्लड हीमोलाइज हो सकता है। तो इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे, ठीक है, इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो स्वाभाविक बात है आपका ब्लड क्या नहीं होगा, हीमोलाइज नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब आपके लैब टेस्ट कौन कौन से अफेक्टेड होंगे। मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो टेस्ट हैं उनके बारे में बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, और डिटेल में जब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता था, ठीक है, तो शॉर्ट में हम जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं। इसमें जो लैब के टेस्ट हैं वो अफेक्टेड होंगे अगर आपका वैल्यू इंक्रीज होगा। कौन कौन से टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट होंगे जिनके वैल्यू जो है नॉर्मल वैल्यू, तो ये फॉल्स रिपोर्ट आपके आएंगे, तो इंक्रीज हो जाएंगे ये सारे टेस्ट के। अगर हो सकता है नॉर्मल भी है तब भी ये इंक्रीज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने हीमोलाइज ब्लड को इस्तेमाल किया है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ रहा है।
तो ये सारे टेस्ट आपके इंक्रीज हो जाएंगे। और डिक्रीज कौन कौन से हो जाएंगे, ये सारे टेस्ट आपके वैल्यू इनका डिक्रीज हो जाएगा। भले पेशेंट का नॉर्मल भी हो तब भी ये फॉल्स रिपोर्ट आपके होने के चांसेस हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, हीमोलाइज्ड ब्लड को अवॉइड करना है टेस्ट परफॉर्म करने से, नहीं तो ये सारे टेस्ट आपके क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे उसके कारण। समझ में आ गया? तो इन बातों को आपका बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ है। इसके अलावा अब अवॉइड करना है तो हीमोलाइज्ड ब्लड सैंपल को अवॉइड आप कैसे कर सकते हैं, तो जो कारण है उन्हीं कारण को आपको केवल सावधानी रखना है। सिंपल सी चीज़, तो वो अवॉइड में आ जाएंगे। फिर भी मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया हुआ है। आईवी कैन्यूला से आपको ब्लड नहीं लेना है, स्लो ड्रॉ से आपको बचना है। ठीक है, अवॉइड पुलिंग टू हार्ड टू प्लंगर ऑफ सिरिंज, तो सिरिंज को जो है ठीक है, तो अवॉइड करना है पुलिंग, हार्ड पुलिंग करने से। ठीक, उसके बाद जेंटली इन्वर्ट ट्यूब, आपके ट्यूब्स को जो है इन्वर्ट करके रखना है। इसके अलावा आपको करेक्ट नीडल साइज का इस्तेमाल करना है। ठीक, उसके बाद वार्म अप द वेन पंक्चर साइट ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक, उसके बाद अलाउ डिसइंफेक्टेंट, ये तो सिंपल सी चीज़ें आप करते ही हैं। उसके अलावा सेंट्रीफ्यूज, जब सैंपल आप करते हैं तो तेज़ी से आपको सेंट्रीफ्यूज नहीं करना है। और उसके अलावा कलेक्ट ब्लड सैंपल ऑफ द करेक्ट ब्लड कलेक्शन ट्यूब एंड करेक्ट वॉल्यूम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो जो आपको वहाँ पर मिस हो गए थे, वो चीज़ मैंने यहाँ पर पॉइंट कवर कर दिया है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी जिसके कारण से हीमोलाइज होता है उस कारण को आपको अवॉइड करना है। सिंपल सा चीज़, समझ में आ गया? तो आपका ब्लड क्या नहीं होगा, हीमोलाइज नहीं होगा। तो आपको हीमोलाइज जो ब्लड है उससे आपको बचना है और उससे आप टेस्ट परफॉर्म कर, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री का हो, चाहे आप जो भी आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो भी टेस्ट आप लैब में परफॉर्म करते हैं, उस टेस्ट को अगर आपके पास हीमोलाइज सैंपल आता है तो आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो ब्लड आपका टेस्ट में ना जाए या मशीन में आप उस सैंपल को रन ना करें। अगर आप करेंगे तो आपका रिपोर्ट ही फॉल्स आएगा या गलत रिपोर्टिंग होगी। तो इसके कारण से क्या होगा, अगर पेशेंट का रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, बढ़ा हुआ घटा हुआ, तो वो चीज़ आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। और कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस बार मैं बोल रहा हूँ आपसे, लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को बिना लाइक करे मत जाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन दबा के जाइए, ताकि आपको न्यू वीडियो जब भी आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा बुक्स वगैरह चाहिए रिक्वायरमेंट, आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा। फेसबुक का आपको लिंक भी मिल जाएगा, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, सबका लिंक मिल जाएगा, आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।